चलो लेट्स स्टार्ट विद इनहेरिटेंस. सो अगर हम बात करें टिल व्हाट वी हैव डन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, सो ये कौन सा था? उप्स 4, ये हो जाएगी उप्स 5. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फिफ्थ लेक्चर, तो तुम लोग को भी क्लियर है हमने कब क्या क्या बनाया. सो अगर हम बात करें इसी के अंदर, देन वी विल गॉट सम कंसेप्ट. अच्छा, कौन कौन से कंसेप्ट थे उप्स के लिए? कौन कौन से वो पिलर्स थे? बोलो जरा. पहले आता ऑब्जेक्ट, फिर क्लास, फिर गलत. इन कंसेप्ट को इस ऑर्डर में याद रखो जैसे तुम इम्प्लीमेंट करते हो. ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनाई जाती है, तो तुम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास डिस्कस करते हो. मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट की बात कर रही हूँ. अब जाके याद है तुम्हें. सो हमने ये दो चीजें पढ़ ली. अब हमने ये चीज पढ़नी है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमें कोडिंग आ जाएगी. फिर हम ये बात करेंगे कि कब डेटा शो करना है, कैसे करना है, उनके लिए इनबिल्ट मेथड्स क्या होंगे. राइट. लेट्स टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनहेरिटेंस होता है प्रोसेस बाय विच वन क्लास takes on the attributes and methods of another, and newly formed classes are called child classes, and the classes that are derived child classes from are called parent classes. डायग्रामेटिकली इसको अगर समझा जाए तो ज्यादा औखा नहीं है. मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा. हो सकता है मैंने क्लास बनाई हो पेरेंट नाम की, उस पेरेंट क्लास के अंदर क्या चीजें मिल सकती है? एक चीज तो उसके अंदर होगी उसकी एट्रीब्यूट्स, और आप कुछ नहीं होते वो वेरिएबल्स ही हैं. और एक चीज क्या हो जाएगी? उसके मेथड्स. राइट. एंड लेट्स अज्यूम एक और क्लास है, एक और क्लास है चाइल्ड क्लास. उस चाइल्ड क्लास के अंदर भी अभी सिर्फ नाम दिया मैंने, कनेक्ट नहीं करा. तो उस क्लास के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते होंगे, कुछ मेथड्स होते होंगे. इसकी अपने मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स है, इसकी अपने है. मैं कोशिश कर रही हूँ अगर ये चाइल्ड क्लास मैं यहां से क्रिएट करूं, तो मैं कह रही हूँ कि मैं दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ किसी तरीके से. इनहेरिटेंस का मतलब कनेक्टिविटी ही होती है, कनेक्टिविटी बिटवीन योर कोड. उससे फायदे क्या मिलते हैं? फायदा नंबर 1, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे मैं इसके अंदर यूज कर सकती हूँ. इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो मैं इसके मेथड सेक्शन के अंदर यूज कर सकती हूँ. मतलब अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने एरिया का फॉर्मूला बना दिया, तो यहाँ पे दोबारा मुझे एरिया के फॉर्मूले के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है. ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का. एकदम सरल भाषा में सबको समझ में आया? बस यही है इनहेरिटेंस. किसी को इम्प्लीमेंट करना. बेनिफिट्स क्या होंगे? इट अलाउज यू टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास. एक काम करो, ये जो जितना पीडीएफ है ना, पहले तुम लोग उसको पढ़ो क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्रांजिटिव है नेचर, कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं. क्योंकि देखो पाइथन कर रहे हो तो मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी. इट इज पाइथन इज क्लियरली नॉट यूज फॉर द ले मेन लैंग्वेज, इट इज मेड फॉर द हाई लेवल. जरा इस पीडीएफ को पढ़ो, समझो, फिर मुझे बताओ लिखा गया.
समझ में आया? पढ़ लियो। इसको लेके चलते हैं आगे। थोड़ा स्लो सुन रहा है। चलो, सो ये जो पहली लाइन है, कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप वेल। इसका मतलब क्या समझते हो? इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हो, कैसे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो? When you talk about a real world example, then you must see the real world, not the A और B case. यही चेक करना था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्लास बना दी शेप प्लान की। शेप के अंदर तो जितनी मर्जी शेप आ रही है, और अगर मैं कुछ और कंपोनेंट्स ले लूँ खुद से, एंड द कंपोनेंट्स आर सच एज सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, तो दे आर इनहेरिटिंग द शेप्स फ्रॉम शेप क्लास। इसके अलावा हीप एक डेरिवेटिव शेप होती है, क्यूब एक शेप है, लिंक लिस्ट भी एक शेप ही है। डेटा स्ट्रक्चर तो है, बट इसकी शेप तो है। मेमोरी स्टोर हो रही है। अब रैम ऐसी तो नहीं, रैम सर्कल में तो नहीं होती, रैम एक रेक्टेंगल में होती है, राइट? तो दियर सम सॉर्ट ऑफ शेप्स। अगर मैं हार्डवेयर की क्लास बनाऊं, तो हार्डवेयर की क्लास के अंदर मेरे को एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टोरेज और प्रोसेसर वगैरह। अभी हर के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, इतना फास्ट है, कौन से ब्रांड का है, कौन सी जनरेशन का है, कौन सा वर्जन है। दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक ऑफ। बात में ध्यान से, कोई एनिमल चाइल्ड क्लास मत यूज करना, तुम्हारा लेवल कुछ और है। मैं सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पलीफाई करने के लिए सिर्फ लेआउट बताऊंगी, तुमने इसको एडवांस लेवल में इम्प्लीमेंट करना। सेकेंड क्या है, इट प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। याद होगा तुम लोगों को जो मैंने उप्स कंसेप्ट बताए थे, वीएस कोड ध्यान दें, यस पहले लेक्चर में बताए थे तुम लोगों को। तो मैंने हर एक का मतलब बताया था कि किसका क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। दोबारा बताना, सिर्फ एक वर्ड मैंने लिखवाया था हर चीज के लिए, ओनली वन वर्ड इज इनफ टू डिस्क्राइब करना। अब वो मेरे को वर्ड बताओ। ऑब्जेक्ट क्या है? और इंस्टेंट तुम किसको बोलने जाओगे तो उसको इंस्टेंट समझ में आएगा, वो तुम्हें समझ में आता है। हिंदी मेरे को ये नहीं बोला वो इंस्टेंस है, उसको बोला मैं जैसे फंक्शन ही मैंने पूछे। डिफाइन करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विच मींस इन द रियल वर्ल्ड। कौन सी एंटिटी? एंटिटी तो बहुत सारी है, एक वर्ड लगना है कुल मिला के। रियल वर्ल्ड की एंटिटी है। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है? बाइंडिंग व्हाट? डेटा बाइंडिंग। एब्स्ट्रैक्शन व्हाट? डेटा होल्डिंग। इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म,
राइट? बस इतना मतलब समझ में आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक वर्ड में डिफाइन करो व्हाट इज हेरिटेज, तुम उसको रीयूजेबिलिटी बोलो। कैसे? तो तुम एग्जांपल समझ में आएंगे, क्लास शेप एंड ऑल। देन वी डोंट हैव टू राइट दिस सेम कोड अगेन अगेन। जैसे मैंने बताया था, एक मेथड बना दो जिसमें एरिया कैलकुलेट हो रहा है, अब बाकी में वो एरिया इंप्लीमेंट होगा। Also they allow to add more features to a class without modifying it. एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट तो कर रही है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी। मान लो जो ये क्लास बनाई तुमने, तो चाइल्ड क्लास जो बनाई है वो किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट तो कर रही है, लेकिन उसकी अपनी भी तो फीचर है, तो वो ऐड अपनी भी कर रही है और इनहेरिट भी कर रही है। नेक्स्ट वुड बी, कहते हैं ये ट्रांजिटिव इन नेचर है। अब किसको ये लाइन का मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है ट्रांजिटिव मतलब? बिल्कुल सही। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है बाया प्रोसेस। ट्रांजिटिव को अगर मैं कुछ बोलूं तो इसको बोलते हैं बाया प्रोसेस, BIA। मैंने कहा ए क्लास बनी होगी, अब जो बी क्लास है वो बनी है ए से, और सी किससे बनी है? सी बनी हुई है बी से, अल्टीमेटली सी बनी है ए से। सो सी ज्यादा एडवांटेज बनी, क्योंकि अगर जो इसके पास नहीं है वो उसको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया, बी एक ऐसी क्लास होगी जो कि पेरेंट भी है, जो कि चाइल्ड भी है। एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल कहा जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके अंदर लेवल्स क्रिएट होते हैं। अगर सी को कुछ इनहेरिट करना है तो वो बी के पास होनी चाहिए और बी ए के पास होनी चाहिए। ये क्लैरिटी सबको समझ में आई? एंड देन फिर कहते हैं इनहेरिटेंस एंड मॉडल स्ट्रक्चर। अगर आप इसका पाइथन का स्ट्रक्चर देखो ना, तो एज कम्पेयर टू बाकी अदर लैंग्वेजेस इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स नहीं है ज्यादा, एकदम है ज्यादा चाहिए। लेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिजल्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस। लेस डेवलपमेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग द कोड, एंड मस्ट फॉलो द DRY प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल। डू यू नो अबाउट दिस? डोंट रिपीट योरसेल्फ, याद रखना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्राई प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। वो तभी पॉसिबल है, ये नहीं रखोगे तुम इन्फॉर्मेशन रखोगे के बारे में, मतलब तुम्हें कंसेप्ट आते हैं। ड्राई प्रिंसिपल तुम तब करोगे जब तुम पूरा फोकस होकर कोड करोगे, तो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा मैंने ऊपर ये लिखा नीचे पे लिखा है, विदाउट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम है। सो ये होता है ड्राई प्रिंसिपल। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? सिंटेक्स एंड एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, बेस क्लास बनाई, उसके अंदर उसकी बॉडी लिख दी, फिर एक डिराइव क्लास बनाई, फिर उसके अंदर बेस क्लास पास बना दी। एंड दिस डिराइव क्लास इज नथिंग बट अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, जरा इसको पास करके देखते हैं, ये इसका सिंटेक्स हो जाएगा। डिराइव क्लास का मतलब क्या होता है? चाइल्ड क्लास होता है। चाइल्ड क्लास क्रिएशन इस पॉइंट पे डिपेंड करती है। जस्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगी, तुम्हें सिर्फ लेआउट समझ में आना चाहिए। तो मैंने लिखा एक क्लास होगी पेरेंट नाम की, उसके अंदर मुझे अभी कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, मुझे पता नहीं मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, तो मैं पास लिख रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम की। अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट को पास कराना है। बस इतना लेआउट है, क्लियर हुआ? अब बस इसके अंदर मैट्रिक्स लिखने शुरू कर देंगे। ये मैं तुम्हें लेआउट दे देती हूँ, ठीक है? कॉपी भी करनी उसकी, एंड ऊपर लिख देते हैं लेआउट, मतलब ये बेसिक लेआउट होगा, ऐसे तुम्हें बनाना है। अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो मान मैं लिख रही हूँ, बट एक सेकंड रुकना, मैं एयरपोर्ट चेंज कर लूँ।
सो मैं यहाँ पे एक डेफ करके एक फंक्शन बना रही हूँ, ये चलिए मैंने एक डेफ नाम का फंक्शन बनाया जो कि डायरेक्ट सिर्फ एनर्जी पास करेगा, नथिंग और अभी के लिए कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये सिर्फ प्रिंट मुझे करके देगा, मेरे को बस इसको कॉल करवाना है कि एक बेस क्लास जो है वही एग्जीक्यूट हुई है अभी, ठीक है। एंड मुझे चाइल्ड के अंदर भी सेम काम करना है। चाइल्ड के अंदर होगा एक डेफ डिस्प्ले एंड वो करेगा प्रिंट। प्रिंट होगा उसके अंदर कि जो चाइल्ड क्लास है अब मुझे ये करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है चाइल्ड और पेरेंट क्लासेस दो है, तो दोनों में से ऑब्जेक्ट किसका बना, चाइल्ड का। इसका लॉजिक क्या निकल के आएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट को भी एक्सेस करवा सकता है। तो फिलहाल के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सी एच इज इक्वल टू चाइल्ड, राइट, और सी एच डॉट। तो मेरे को देखो ये दोनों मैसेजेस दे रहा है, डिस्प्ले भी एक्सेसिबल है, मैसेज भी एक्सेसिबल है। तो सर मैं दोनों को करवाने की कोशिश करती हूँ। एक तो हो जाएगा डिस्प्ले, सी एच डॉट मैसेज। अब मुझे तुम लोग बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख के सोच समझ के फिर बताओ इसका आउटपुट क्या है। सबका से बेड़ा कर टाइम पेरेंट क्लास वर्ड, पहले पेरेंट क्लास एग्जीक्यूट होगी फिर चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूट होगी। तुमने जो देखा वही बोल दिया। अब इसका सोल्यूशन बताओ क्या लिखा, एरर देख लेना अच्छे से। अब मुझे सोल्यूशन बताओ, कल को तुम प्रोजेक्ट करने बैठोगे तुम्हें डेफिनेटली इन चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तब कल कैसे करोगे, तब तो एरर्स आएंगे पर शॉर्ट। एरर्स को पढ़ो, देखो कब क्या गलती मैंने करी है, बिकॉज कल को तुम गलती को जरूर करोगे, फॉर श्योर करोगे। क्या गलती है, मुझे क्या करेक्ट करना चाहिए इसके अंदर। दोबारा तुम्हें एरर भी शो करवा देती हूँ, ऑनलाइन वाले से तो बताओ इसमें क्या गलती है और मुझे क्या ठीक करना है। एरर भी देख लो और इसको भी साथ साथ में। 36 के ऊपर वो एरर बता रहा है, जब ऑब्जेक्ट बना है उस टाइम उसने एरर नहीं दिया, कॉलिंग के टाइम से एरर दिया। कहता है टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट, पर तुमने एक दे दिया। एक सेकेंड, दिस इज आंसर है शायद। पेरेंट चाइल्ड और डिस्प्ले, प्रिंट चाइल्ड और डिस्प्ले। एक मिनट, जो आपने लिखा है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। आपके कहने का मतलब है अगर हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो ये चीज चल जाएगी, ठीक है। तो उसका क्या ही फायदा, एरर इज सेम इन द सेम लाइन। तो प्रिंट से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इतना समझ में आ गया।
फिर कल का टॉपिक वो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। और मैं इस लाइन को हटा दूं क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं। चलिए चल तो गई, पर क्या इसका कोई लॉजिक है? सेल्फ लिखाने का कोई मतलब बनता है? बनाने की जरूरत क्या है? आर यू पासिंग सम पैरामीटर्स? क्या कंस्ट्रक्टर है हमारे पास? वो तो मैंने बनाया ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर कंस्ट्रक्टर का इश्यू होता तो एरर यहाँ भी आना था जब ऑब्जेक्ट बनाया। एरर दिया उसने कॉलिंग के टाइम पे कि तुमने एक पैरामीटर दिया। वेल आई ऑलरेडी नो, मेरे को दिख रहा है कि यार ये जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, इसका पैरामीटर आर्गुमेंट वैल्यूज कंस्ट्रक्टर किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मुझे सेल्फ लगाना पड़ता है बिकॉज यही रूल है पाइथन के अंदर। बट तुम इस रूल को हटा सकती हो यूजिंग दिस स्टैटिक मेथड because you are not creating any instance for this particular function or a method. So अगर मैं यहां से हटा के इसको एट द रेट स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर दूं तो काम इजी होना चाहिए। एंड यहां से भी मैं स्टैटिक मेथड लगा दूं और मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करूं, गॉट द सेम रिजल्ट। देखो आंसर तो दोनों में चल रहा था, फर्क क्या हुआ? लॉजिक्स का। करंट इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिपेंड करती है इन द फील्ड ऑफ पाइथन। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने यार जो चीज लगाई है ना उसका लॉजिक है। सेल्फ लगाने का तो लॉजिक ही नहीं था, यू आर नॉट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस फॉर दैट। सेल्फ लगाओ जब एक वेरिएबल को पूरी क्लास के अंदर चलाना है। मैंने वेरिएबल सेल्फ बनाया, सो आई डिडंट नीड टू यूज दैट। जो लिख रहे हो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। सबको समझना है? मेरे को पता था ये जितनी मैं तुम्हें क्लासेस में डिग्री दे दूंगी ना गलतियां करोगे। एरर्स को पहचानो। अच्छा पोजिशनल आर्गुमेंट है मतलब मैंने सेल्फ नहीं लगाया। फिर ये डिसाइड करो क्या सेल्फ लगाना चाहिए था, नीड है यहाँ पे कि नहीं है। सबको बात समझ में आई? चलो सो एक तो ये वाला फंक्शन हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता दी थी, मैं तुम्हें जब कोर्स एंड करूंगी तो तुम्हें सभी चीजें मिल जाएगी। और क्लास को स्टार्टिंग ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो अब हम करेंगे ना वो होगा कंस्ट्रक्टर के साथ, बिकॉज हमने फॉर श्योर यूज करनी है, हमने डिफरेंट फंक्शंस को भी यूज करना है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टैटिक मेथड से पहले। सो मैंने कहा मेरे पास एक डेफ नाम का इनिट फंक्शन होगा फॉर श्योर, और उसके अंदर हम पेरेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पास करा सकते हैं। तो पेरेंट के पास क्या क्या हो सकता है? उसके पास लैंड हो सकता है, उसके पास क्या होता है मनी हो सकती है, तो एक लैंड हो जाएगा एंड दी अदर वुड बी, और क्या इसके अंदर कार है, एक लैंड हो जाएगा कार हो जाएगी, और वही चीजें हम चाइल्ड के अंदर भी लिखेंगे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने कहा सबसे पहले तो इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाओ। इंस्टेंस वेरिएबल हम बना रहे हैं। सो मैंने कहा सबसे पहले जो एक एफ लैंड होगा मतलब जो फादर के लिए जो लैंड होगा उसकी वैल्यू हम डालेंगे लैंड के अंदर, और जो नेक्स्ट सेल्फ होगा चलता नहीं है, और जो सेल्फ डॉट एफ कार होगी मतलब जो फादर की कार होगी उसकी वैल्यू हम कार में भेजेंगे। ये बात सबको समझ में आई? अब थ्रू यूज करके उसको आप इम्प्लीमेंट भी करा सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे एक यूज कर लूँ फंक्शन को डेफ डिस्प्ले
and it would have the self parameter as well, और ये सिर्फ प्रिंट ही करेगा कार जाएगी कार के अंदर एंड सॉरी एफ कार एंड हाँ सेल्फ और कार सेल्फ ठीक है, तो एप लाइन आएगा। मैंने दूसरे लिख दिया। अब मुझे पता है कि काम मुझे यूजर इनपुट के साथ ही करना है। अब मैं डायरेक्ट इसको वैल्यू नहीं दूंगी, तो मैं बताइए बेस क्लास में मैं इतने रहने दूंगी, इसको पहले करते हैं। अब ये जो चाइल्ड क्लास का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, इससे पहले मुझे इनपुट भी लेना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो आराम से। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना है। अगर मैंने चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वो खुद बनाएगा। मैंने सिर्फ चाइल्ड के अंदर एक ही फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो उसने मुझे एरर दे दिया। कहता है कि पेरेंट इन इट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट लैंड एंड कार। हालांकि मैंने इसको कॉल नहीं कराया था, स्टिल इट्स गिविंग मी एन एरर। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत है। एंड नॉट इवन दैट, उसने एरर 67 पे बताया जहां पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना। सो इसके अंदर मुझे दो चीजें डिसाइड करनी है, या मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स को पास करूं, या मैं चाइल्ड के अंदर दो आर्गुमेंट्स को पास करूं। तो दोनों में से क्या चीज करनी चाहिए? सेकेंड ऑप्शन, चाइल्ड के अंदर पास करनी चाहिए। तो मान लो मैंने लैंड नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब लैंड जो होगा उसके अंदर स्ट्रिंग की चाहिए, तो मैं उसके अंदर स्ट्रिंग इनपुट करवा रही हूँ। एक हो जाएगा कलर, कार इज इक्वल्स टू, तो वो भी इनपुट में कार का मॉडल ले लेंगे, एंटर कार। डन। और वैसे के अंदर लैंड भी यहाँ पे चूज करूंगी, फर्स्ट वेरिएबल लैंड, सेकंड वेरिएबल कार। सिर्फ इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक एक स्टेप पे। और सबसे पहले तो ये पार्ट चलना ही चलना है। रुको मैं तुम इसको हटा के दिखाती हूँ, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है। तो तुमने एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करी? ड्राइवर कोड से। तो ड्राइवर कोड को उसको इनपुट मिल रहा है, तो वो इसको दो लाइनों को ठीक से चलाएगा, राइट? चलो तो एक्सवाइजी कार का मॉडल XD78 चला दी इसमें। कोई कीवर्ड आर्गुमेंट, कोई पोजिशनल, कोई पैरामीटर्स में नहीं दी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहले बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और इस सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। अब ये तो था जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कंस्ट्रक्टर इन द बेस क्लास, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या देते हैं, कंस्ट्रक्टर इन द बेस क्लास, राइट? और जरा इस कोड को लेते हैं। हाँ मैंने इसको कॉल नहीं करा है, ये तो इसके अंदर है ना, ये डिस्प्ले है और ये भी डिस्प्ले है, बट इसमें सिर्फ चाइल्ड का करा है। अभी मैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी लूंगी ना, फिर मैं बताती हूँ, फिर दोनों इकट्ठे भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप चलना। सो मुझे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है, सो मैं लिखूंगी डेफ। अब यहाँ पे देखना, वो इनिट स्पेसिफिकेशन दे रहा है ना, तो वो सेल्फ पेरेंट मुझे दे रहा है। मैं एडिट करूंगी ना, वो मुझे अपने आप ही दे देगा। एंड तुम इसके अंदर कोई नई चीज देखोगे, सुपर कीवर्ड है। एक्चुअली सारा काम सुपर का ही है। ये सुपर कीवर्ड बेसिकली करेगा क्या,
पेरेंट क्लास में फंक्शन को कॉल कर मेथड्स को कॉल करने की हेल्प करेगा। अगर मैं इसको इतना एग्जीक्यूट कर दूँ एंड लैंड स्पेसिफिकेशन मॉडल XD90, अभी भी इसमें मुझे क्लास थी, मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा। मैंने किया ch डॉट डिस्प्ले एफ का लैंड एमएससी। अभी तो दो ही क्लासेस आई हैं। सुपर इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको डिस्प्ले वन कर देती हूँ। अभी तुम्हें मेथड ओवरलोडिंग वगैरह समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी एरर बहुत ज्यादा आती है। तो फिलहाल तो मैं इसको हटा रही हूँ। बस इतना याद रखो, जब तक पेरेंट का और चाइल्ड का नाम सेम था उसने मुझे एग्जीक्यूट नहीं करके दिया, क्योंकि डिफरेंस क्या था, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड था एंड दिस इज ए स्टैटिक मेथड, तो ये भी डिफरेंस क्रिएट करेगा। आई नो कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, बट जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब लेंथी कोड होता है, तो फिर यही चीजें प्रॉब्लम करती है। तो इंटीग्रेशन को देखो, सबको ये चीजें समझ में आई है? जस्ट अंडरस्टैंड द सुपर कीवर्ड है। मैंने पीडीएफ डाला मुझे। सुपर कीवर्ड क्या होता है? पहली चीज वो बिल्डिंग फंक्शन है, हैवी एबी फंक्शन, एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द पेरेंट क्लास। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इट अलाउज टू एक्सेस द पेरेंट क्लास मेथड एंड एट्रीब्यूट्स इन द चाइल्ड क्लास। ये मतलब है सुपर डॉट इनिट मेथड आ रहा है, इसका मतलब तुम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। अगर मैं इसको एक चीज में और लिखूं, मैंने ये चीज लिखी ना सुपर इनिट लैंड क्लास, तो उसने मुझे वही चीजें प्रेजेंट करके बता दी, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। देयर आर इंस्टेंस वेरिएबल जो क्रिएशन पे करे, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कराया ना ड्राइवर कोड में। अगर सुपर कीवर्ड इतना ही फायदेमंद है, तो क्या मैं डिस्प्ले वन को चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल कराऊं? सो अगर मैं इसको इस मेथड में कॉल कराऊं, ये जो सुपर है डॉट करके और उसके बाद डिस्प्ले वन को कॉल करवाया जाए, और ये एक नॉन स्टैटिक है लेकिन मैंने सेल्फ नहीं दिया, तो क्या एरर आएगा? नहीं आएगा। ऑल्सो डेल्टिफाई दैट। अब उसने एग्जीक्यूशन कैसे पकड़ी? ये दो चीजें एग्जीक्यूट है, सबको पता चला। देखो मैं तुम्हें ना इसको 1 मिनट समझाती हूँ, एक सेकंड बस। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन, इसका आउटपुट भी देखते हैं साथ में। सो पहले उसने सिलाई ये लाइनें और ये लाइनें, जब उसने मेरे को लिया इनपुट, सो बीइंग एन इंटरप्रेटर वो इन दो लाइनों को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा जो ड्राइवर कोड में आ रही है। फिर उसने तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करी कि फादर कार एंड उसका मॉडल क्या आ रहा है, उसका लैंड क्या आ रहा है। जब ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैंने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर दो पैरामीटर को पास किया, जो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, इस लाइन के अंदर जाएगा। फिर सुपर से ये चीजें दोनों आई कहां से,
चेक करवाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सो मुझे इतना समझ में आया दैट आई कैन कॉल अ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन द चाइल्ड क्लास। ये लाइन ट्रू हुई। इन सम अदर लैंग्वेजेस ये पॉसिबल नहीं है कि आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के अंदर कॉल करो, सच एज सी प्लस प्लस। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर यू कैन डू दैट। उसका रीजन सबसे ज्यादा ये है बिकॉज अब जो हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे वो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी अदर लैंग्वेजेस के अंदर यू कैन अवॉइड द कंस्ट्रक्टर, बट इन पाइथन यू कैन नॉट अवॉइड बिकॉज उसी के अंदर तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल बन रही है एंड वी नीड इंस्टेंस वेरिएबल टू रन द प्रोग्राम। ये फायदा है इसका। सो मैंने कहा इस कंस्ट्रक्टर से यहां से मेरे पास क्या आ गए, वो वेरिएबल आ गए और यहां से इंस्टेंस वेरिएबल की क्रिएशन हो गई। उसके बाद ये क्या किया मैंने, सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। जब मेथड कॉल हुआ तो वो इस वाले प्रोग्राम में लाइव कर गया और उसने पहली चीज ये प्रिंट करवा दी। वापस आया, उसको मिला स्टैटिक मेथड चाइल्ड क्लास का एंड आफ्टर दैट उसने चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट कर दिया। चाइल्ड क्लास के बाद यहां तक चाइल्ड क्लास खत्म होगी, ये सारी क्लास खत्म होगी, एग्जीक्यूशन खत्म होगी। वापस कहां पे आएगा, ड्राइवर कोड में। उसको एमएसजी मैसेज मिला तो उसने इस वाले को भी एग्जीक्यूट करवा दिया। दिस इज हाउ द होल एग्जीक्यूशन वर्क। कंपाइलर को जहां से कॉल मिलती है वो वहां पे शिफ्ट तो करता है, बट स्टार्टिंग भी ड्राइवर कोड से होगी और एंडिंग भी ड्राइवर कोड से ही होगी। क्या ये बातें सबको समझ में आई? नहीं चलने पड़ा तो प्लीज बता दो। वेरिएबल्स पैरामीटर्स सब समझ में आए? चलो, ऑनलाइन वाले में से एक्चुअली कोई डाउट तो प्लीज बता दो। वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। तुमने जिसको जो एग्जीक्यूट कर दी तो मैंने सारे शफल कर दिया ना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगर तुम्हें सारा एक बार में लिखी तुम्हें पता था तो तुम्हें याद ही करना था, पहले पेरेंट नहीं चलेगा। सो इम्पोर्टेंट ये है कि बीच बीच में वो स्विच कहां पे करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉगिन के अंदर साइन अप, साइन अप नहीं चला तो फिर लॉगिन, लॉगिन हो गया तो फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड नहीं हुआ तो बैक करो। दिस इज हाउ द रीडायरेक्शन वर्क्स। In a project, a redirection is very, very important. Redirection in the sense of कि after completing one task, what will be the next step? And if a one task is not completed yet, then go back to the other, the previous one. This is called the redirection, जो कि projects में होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आई है? देखो बात ध्यान से सुन लो। जब GUI वाला पार्ट आ गया ना तो मैंने कोडिंग किसी को नहीं बतानी, वो तुम्हारे हाथ में है। अभी किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बता दो। सबको समझ में आई है ना? ऑनलाइन वालों में तो किसी को डाउट है? टेक दैट एज यस। अब तुम लोगों ने टास्क क्या करना है, बहुत इजी है। एक जनरल प्रोग्राम हर एक को देती है। तुम लोगों ने एक ऐसी इनहेरिटेंस बनानी है जो कि होगी कॉलेज बेस पे। उस कॉलेज के अंदर क्या क्या एंटिटीज होंगी तुम्हारे पास, क्या क्या एंटिटीज होंगी। सो लेट्स टेक फर्स्ट, एक तो होगी स्टूडेंट एंटिटी, इट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। सेकेंड इज गोइंग टू बी टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए। थर्ड इज गोइंग टू बी account office, and fourth is going to be a journal office, and next is going to be library office. अभी मैंने राइटर्स के टाइप्स नहीं बनाई, तुमने सिर्फ कंसेप्ट को देखना है। सो ये मैंने कितनी एंटिटीज तुम्हें बता दी, 5। तुमने प्रोग्राम एक करना है और 5 एंटिटीज में से कोई 3 एंटिटी को इंप्लीमेंट करना है। और बताओ इससे ज्यादा आसान काम क्या होगा? एक कॉलेज नाम का तुम्हारा एक प्रोग्राम है इनहेरिटेंस के लिए। उसके अंदर तुम्हारे पास स्टूडेंट भी है, टीचर्स भी है, अकाउंट ऑफिस भी है, जनरल ऑफिस भी है, लाइब्रेरी ऑफिस भी है। जिसको स्टार्टिंग बेसिक से, जिसको पता है कोई इनहेरिटेंस मैंने आज शुरू करी है, वो फिर 3 एंटिटीज को इंप्लीमेंट करे। मैंने तुम्हें कनेक्ट करके बताई है चाइल्ड और पेरेंट क्लास को। दैट पेरेंट के पास ये लैंड है,
तो ये चाइल्ड के पास हो सकता है और चाइल्ड के पास अपनी भी प्रॉपर्टीज आ सकती है। तुमने यही चीज मुझे करके देनी है इन तीनों चीजों के साथ। दो थिंग्स कि मैं अकाउंट ऑफिस लाइब्रेरी ऑफिस स्टूडेंट को मिक्स कर सकती हूँ, करो। क्लास एक ही ना, चलो एक काम करो, तीन भी छोड़ो, तो सिर्फ दो एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करना है, कोई दो एंटिटीज जिसकी कनेक्टिविटी होगी, कौन सी पेरेंट होगी कौन सी चाइल्ड होगी, सिर्फ मुझे एक काम ये करके बता दो, बट एक शर्त है, उसके अंदर आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, मुझे इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए। दो एंटिटीज होंगी लेकिन मुझे कैलकुलेशन चाहिए। अब कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेट हो रहा है तुम्हारी सरदर्दी है। उसके 5 सब्जेक्ट की फीस कैलकुलेट करो, उसकी 6 महीने का बाकी पेंडिंग डेटा को वापस दो। मतलब आई जस्ट नीड द कैलकुलेशन, क्योंकि तुम लोग जब बाहर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे वो तुम्हें कैलकुलेशन देंगे, मुझे बस कैलकुलेशन चाहिए, बस इतना काम है। जैसे तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की बात जो कि प्रॉब्लली कल होगा, तुम्हें मिलेंगे कुल मिला के 3 प्रोग्राम। सारे ध्यान से सुन लेना, 3 प्रोग्राम है, तुमने कोई 2 करने हैं, हर पर्सन ने 2 प्रोग्राम करने हैं और वो सारी चीजें अपने आप में एक प्रोजेक्ट है एंड वो कंप्लीट होके गिटहब पे पोस्ट करने हैं बाय मंडे। तुम लोगों को मैंने गिटहब बताया नहीं बताया, आगे बता देते। आई होप इसमें तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आया होगा। चलो गिटहब कुछ चौथा नाम नहीं है। तुमने क्या करना है, अपनी कोई ऐसी ईमेल आईडी सर्च कर लेनी जो तुम्हें याद भी रहे। जैसे मान लो मेरे पास ये है, तुमने सर्च करना है github.com। तो मेरे पास अभी ये मेरा होम पेज आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। तुमने सबसे पहले गिटहब पे सर्च कर लेना है, github.com नहीं चाहिए, सिर्फ गिटहब चाहिए। ये वेबसाइट आएगी और तुमने इसके अंदर अपना लॉग इन साइन वगैरह जो मर्जी कर लेना है। अब तुम लोग इतने चोर हो, तुम लोग क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हो। तुमने जैसे क्रिएट एन अकाउंट कर लिया ना, तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरव्यू खुल जाएगा, तो ये सबका सेम ही रहेगा। अगर मैं तुम्हें अपना पेज दिखाऊं तो मैंने इस टाइम पे 3 डिपॉजिटरीज डाली हुई है। तुम जब अपना काम करते हो अपने इस टास्क मैनेजर के अंदर, अपनी ड्राइव के अंदर तुम फोल्डर बनाते हो, VS कोड में ओपन फोल्डर करते हो, फाइलें बनाते हो, काम शुरू करते हो। यहाँ पे बनती है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर। अगर मैं यहाँ से अपनी रिपोजिटरी तुम्हें बताऊं, जैसे ये स्ट्रिंग की लाइब्रेरीज है, इसके अंदर अगर मैंने पैकेज डाले हुए हैं तो पैकेज.python की जो मेरा कोड है वो मैंने ये लिखा हुआ, तो कोई भी तुम्हारा देख के सर्च कर सकता है। मुझे वापस होम पेज पे जाना है, न्यू ऐप, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड तुम्हारा वो पेज खुल जाएगा। तो मेरा ओनर बता रहा है कि ओनर कौन है। यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम है, 2 नाम ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर मैं इनमें से कुछ देती हूँ तो वो मुझे बता देगा ये ऑलरेडी टेकन है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये मुझे इनहेरिटेंस पे बनाना है, इनहेरिटेंस पाइथन, तो मुझे बता देगा कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं। एग्जिस्ट करता होगा तो बना सकते हैं। इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन देना है अपने बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में दे सकते हैं। देन इज द पब्लिक। अब दोनों से क्या चूज करना है। पब्लिक तुम फिलहाल के लिए इंडिविजुअल हो, तुम किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हो, तुम लोग किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग इंडिविजुअल हो, तो तुम यहाँ पे पब्लिक चूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, देखो मैं तुम्हें दिक्कत क्यों बताया, पहली चीज तो ये मार्केटिंग है। तुम इतनी अच्छी पाइथन सीख रहे हो, तुम कल को प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम गिटहब पे पोस्ट करोगे, उससे एडवांटेज नंबर 1, देखो तुम हर जगह तो लैपटॉप लेके जाओगे, ठीक है। अगर तुमसे मानो तुमने आज कोर्स कंप्लीट किया, तुमसे 4 महीने बाद भी आए तुम्हें कॉल आती है, तुमने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए है, बनाए सेंड करो, तुम उसको सारा गिफ्ट ऑर्डर सेंड करोगे अभी। तुम उसको अपना यहाँ पे जो यूआरएल में तुम्हें बताऊंगी ना, तुम उस यूआरएल को सेंड कर दोगे और वो तुम्हारी रिपोजिटरीज को चेक कर सकेगा। एक्सेस कौन कर सकता है कौन नहीं, ये कंपनी के अंदर होता है। अब क्या होगा, मैंने तुम लोगों को बोला था स्ट्रिंग लाइब्रेरीज बनाओ, वो तुम्हारा अपना कोड था ना,
तुम नेट पे सर्च करो, तुम्हें कहीं पे भी मॉड्यूल लैम्डा फंक्शन के अंदर तुम्हें कोई स्ट्रिंग लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी फॉर श्योर, तुमने अपना लिखा है। सो जस्ट इमेजिन तुम्हारे लिए वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तुमने उसको अपने गिटहब पे पोस्ट किया। अगर कोई पर्सन, कोई एक्स वाई जी पर्सन सर्च करता है स्ट्रिंग लाइब्रेरीज विद लैम्डा फंक्शन, तो वो गिटहब जो गूगल होगा, क्योंकि गिटहब उसके पास भी है ना, तो वो गिटहब को तुम्हारा अकाउंट ना यूजर को रेकमेंड करेगा। और जब वो तुम्हारी रिपोजिटरी चेक करेगा, हो सकता है उसको तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा कोड चाहिए होगा, हो सकता है तुमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हो डिस्क्रिप्शन में, तुमने अपना ईमेल आईडी दी हो। वो कंपनी, वो एम्प्लॉय, वो साधारण बच्चा, वो कॉलेज का स्टूडेंट, वो टीचर या कोई भी, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा और तुम उनसे उनको अपना प्रोजेक्ट सेल कर सकते हो। हियर कम्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। इसलिए बता रही हूँ, और ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं फॉर श्योर। सेकेंड है प्राइवेट। प्राइवेट तुम तब चुनो जब तुम किसी कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे लॉक वगैरह लगा सकते हो, जो एक कंपनी के अंदर होता है, वो तुम इंडिविजुअली करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तुम्हें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिलहाल तो तुम उसको पब्लिक रहने दो। कोई एक्सेस करेगा, उसको चाहिए होगा, वो तुमसे मांग लेगा। एड अ ब्यूटीफुल फाइल। तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखा, तुमने लैम्डा फंक्शन यूज करे, क्या तुमने इसके अंदर डेफ फंक्शन भी कुछ लगाए है कि नहीं लगाए? अगर तुमने एक इनहेरिटेंस का तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, मान लो ट्रेन रिजर्वेशन का या एयरलाइन रिजर्वेशन का, तो क्या तुमने उस प्रोजेक्ट के अंदर ओप्स यूज करी है कि नहीं करी? क्या तुमने इनहेरिटेंस बनाई? क्या तुमने कितनी क्लासेस बनाई? क्या तुमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करी? करी है तो पासवर्ड क्या है, यूजर का नाम क्या है? उन चीजों का ब्यौरा, उन चीजों का डिस्क्रिप्शन तुम रीडमी फाइल के अंदर दे सकते हो। फिलहाल मैं रीडमी फाइल इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं उसको बाद में बताऊंगी, वो परफेक्ट लेवल पे होगा। देन कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। क्रिएट रेसिपीज, रिपोजिटरी को क्रिएट कर देना, वो भी बन के आ जाएगी। कब से नहीं चल रहा? बड़ी छेती याद आ रही है। अब चलो। सो यार है क्रिएटिंग न्यू फाइल, अपलोडिंग अ फाइल, और ये एक आ रहा है लिंक, तुमने इस लिंक को शेयर करना। बात समझ में आई? यहाँ पे आ रहा है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। आई नो बड़ा छोटा सा लिखा आ रहा होगा, बट तुमने या तो तुम क्रिएट कर लो उसी टाइप, पाइथन का कोड कॉपी पेस्ट वगैरह कर दो, बट अगर तुम्हारे पास फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं, तुमने इसको चूज करना है। सो मेरे पास क्या है, फोल्डर्स है, तो मैं अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल करूंगी एंड चूज योर फाइल, चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पाइथन न्यू बैच पे जाना है, मुझे मॉर्निंग बैच पे जाना है, और जैसे मान लो यहाँ पे क्या पोस्ट करें, उप्स का लेक्चर नंबर 1 मुझे वो पोस्ट करना है। ओपन किया, अपलोड कर दिया, चाहे तो सीधे ड्रैग भी कर सकते हो। अगर वो तुम्हारा सपोर्टेड है, मैंने ड्रैग किया तो ये बंद हो जाएगा। सो मैं इसको बस अपलोड ही करनी है। अपलोड होते पर कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर भी। हो गया, बस अपलोड होगी। सो ये अपलोड होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, कमिट चेंजेस करना है। एड फाइल्स वाया अपलोड, कुछ और भी चेंजेस करने कर सकते हो, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है वो दे सकते हो, बट वो हम रीडमी फाइल के अंदर करेंगे। ये तो तुम्हारी इच्छा है, तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि मुझे ये एक पर्टिकुलर फाइल है, इसके बारे में क्या है, दूसरी पर्टिकुलर फाइल उसके बारे में क्या है, वो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम कितना वो रहते हो इसके अंदर। कमिट चेंज करो, और ये अभी बता देगा प्रोसेस करके पोस्ट हुई है कि नहीं। इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड है, जितनी इंटरनेट स्पीड होगी उतना अच्छा पोस्ट होगी मेरी पॉजिटिव। अब यहाँ पे आ रहा है एड रीडमी फाइल। अब रीडमी फाइल को ऐड करो। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आई एंड एम के 16 एंड लिख लेती यहाँ पे आई फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपने बारे में बता दिया, अब प्रोजेक्ट के बारे में बता दो। सो उप्स कंसेप्ट है,
बता दो तुमने इम्प्लीमेंट करे हैं कि नहीं करे। ये बता दो कि मानो अच्छा तुमने तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा तुमने VS कोड में बनाया है, उसके अलावा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। ये VS कोड पे चल सकता है, ये क्रोम की किसी वर्जन पे चल सकता है, मान लो 8.9, हालांकि थोड़ा चला जाएगा। एज के ऊपर नॉट सपोर्टेड, जैसे कुछ वेबसाइट होती है उसको कभी एज पे नहीं चलाना चाहिए, बताया था ना मैंने, वो पूरा बिग फाइव नहीं देता, तो वो नहीं चलाना चाहिए। फोर्थ के अंदर कि तुम और कौन कौन से आइडियली यूज कर सकते हो। सो पाइथन की जो ऑफिशियल आइडियली है उसको यूज कर सकते हो, इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड क्या होगा। पासवर्ड किसके लिए, डेटाबेस का पासवर्ड। तो डेटाबेस का पासवर्ड मान लो एडमिन 7898, ठीक है। और डेटाबेस का नाम क्या है, मान लो तुमने डेटाबेस, ये तो मैं जिसको बता रही हूँ, तो डेटाबेस का नाम तुमने लिख दिया MK89। ये जस्ट मैंने रीडमी फाइल को भी डेमो करके बता दी कि ऐसे रीडमी फाइल को ऐड करना। उसके बाद ये कर देना कमिट चेंजेस कर देना। कमिट चेंजेस अगर इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन देना तो वो भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा। एंड अभी ये हो जाएगा, इट माइट टेक सम टाइम लोड होते हुए। दो चीजें ऐड होंगी, एक मेरी पहली oops.py ऐड होगी और एक मेरी रीडमी फाइल ऐड होगी। दिस इज हाउ यू पोस्ट योर ओन रिपोजिटरीज एंड योर फाइल्स ऑन द GitHub ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पहले बड़ा उसका तुमने अपनी फाइल की अपनी रिपोजिटरी के बारे में जो इंट्रोडक्शन देनी है, जो स्पेसिफिकेशन है वो दे सकते हो। और तुम्हें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं करने के लिए, जब फाइल पोस्ट करो तब भी, फाइल पोस्ट करने से पहले भी, तुम जहाँ मर्जी जाओ दे सकते हो। तुम्हारी इच्छा है कि तुम कितना प्रिकॉशन से काम करते हो। समझ में आया, हो जाएगा कि ना। अब ट्राई करो सारे प्रोजेक्ट तुम गिटहब पे डालो, हो सकता है कोई ना कोई तुमसे कांटेक्ट कर दो। तुम चाहो तो गिटहब का कुछ सोशल मीडिया हैंडल पे मार्केटिंग करो यार। सोशल मीडिया हैंडल पे अपनी कोई चलाते हुए, अपने प्रोजेक्ट को चलाते हुए वीडियो पोस्ट कर दो, कोई ना कोई तुमसे पूछेगा, मांगेगा। दिस इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। जब किसी चीज के ऊपर पढ़ रहे हो ना, सिर्फ पढ़ाई मत करो। जस्ट डोंट गो फॉर एक्स, एक्स इज जस्ट फॉर कैटमिक्स, गो फॉर X+1। तुम्हें X+1 कहाँ मिल रहा है, उसकी तरफ भागो। क्लियर हुआ सबको, दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। तुम्हें गिटहब समझ में आ गया, तुम्हें ये सारा समझ में आ गया। अब मुझे तुम लोगों का ये जो इनहेरिटेंस वाला कोड है, ये मुझे कल एग्जैक्टली 10:30 तक मिल जाना चाहिए। टिल 10:30 सबकी गिटहब की जो यूआरएल्स है मुझे मिल जानी चाहिए। इसकी जो कंप्लीशन है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है। यू आर ऑलरेडी गेटिंग 24 आवर्स फॉर दैट। सो टास्क है तुम्हारा, टुमारो तक तुम्हें देना है, लेकिन टिल 12:30, सॉरी 10:30, 10:30। गिटहब की जो लिंक्स मैंने बताया उसको शेयर कर देना, मैं चेक करूंगी खुद ही। ठीक है, फिर मैं आगे टाइप कराऊंगी, उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, इम्प्लीमेंट कर। क्लियर सबको, अब पहले इसको शुरू कर दो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मैं तुम्हें सारे कुछ भेज देती हूँ।